गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर पीपीसी विद डाइइलेक्ट्रिक। एक टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि जब किसी कैपेसिटर को फुल्ली फिल्ड कर दिया जाए किसी डाइइलेक्ट्रिक से, तो मान लीजिए उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिस डाइइलेक्ट्रिक को फिल्ड किया गया है तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखना चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए उस डाइइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल्ड किया जाए तो उसका कैपेसिटेंस पर क्या चेंजमेंट आता है, तो उसको हम देखते हैं आज। सबसे पहले मैं एक कैपेसिटर बना देता हूं। इसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को मैं D कह लेता हूं और इसकी पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नेगेटिव सपोज कर लेता हूं। और उसके बाद में इनका एरिया ऑफ द प्लेट्स जो है उसको मैं A ले लेता हूं। तो हमारे पास इस T थिकनेस का एक डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर प्लेस कर देता हूं इस तरीके से। और इसकी थिकनेस कितनी मान ली बेटा मैंने? T, स्मॉल t इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। और हम कहेंगे कि अब हमारे पास किस तरीके से मेजर करें इसका मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली ये करना होता है कि हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं बाय द डेफिनेशन, दैट इज Q अपॉन V। इसका मतलब ये हुआ कि V की वैल्यू यदि हमें पता चल जाए तो डेफिनेटली हम C को लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं? V की वैल्यू लिखते हैं। V इज द पोटेंशियल इन दिस कैपेसिटर। तो V को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? V को लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें चाहिए द सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम इस डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो इस एरिया के अंदर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ी लेस हो जाएगी। उसको हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी से डिनोट कर रहे थे पिछली डेरिवेशन में। लेकिन हमने कहा था कि इन केस द डाइइलेक्ट्रिक इज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको K टाइम्स कम कर सकते हैं। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया था और इसी तरीके से हमने उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखा था। तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी K टाइम्स कम हो जाता है, पोटेंशियल है वो भी K टाइम्स कम हो जाता है। तो उसी रिस्पेक्ट में हम V को कहते हैं कि V को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? मैं तो कह देता हूं जहां पर वैक्यूम है इस स्पेस के अंदर और जहां पर डाइइलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसको हम दो टर्म्स में लिख सकते हैं। यहां पर V लिखा जाता है E इंटू D, और जहां पर नॉट है इसका मतलब वैक्यूम का स्पेस कितना है, दैट इज D, टोटल D माइनस T। तो मैं यहां क्या कर देता हूं, D माइनस T करता हूं प्लस VD। D कितनी जगह पर है तो मैं कह देता हूं ED इंटू T। ED का मतलब क्या है? ED का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर ये डाइइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया है और हमें पता है जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे K टाइम्स कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स व्हाई आई कैन राइट इट E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाई K। इसका कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया V। और जब V मिल गया तो मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दूं तो मेरे पास C कितना आ जाएगा? देखिए बेटा, दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन E नॉट। E नॉट की वैल्यू हम रख देते हैं। E नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वो भी वैक्यूम का। और वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो निकाल चुके हैं, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसको पुट कर देता हूं, दैट इज सिग्मा को मैं लिख दूंगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट, दैट इज D माइनस T। यहां पर कुछ कॉमन ले लेता हूं, E नॉट, तो यहां पर बचेगा प्लस T बाई K इस तरीके से। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। दिस विल बी द वैल्यू फॉर दिस कैपेसिटर। ठीक है, अब इसी को रेफरेंस लेते हुए हमारी बुक के अंदर जो कैपेसिटर
के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद जो फॉर्मूला आया था वो k टाइम्स हो जाता है, दैट वाज k इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक फील्ड फुल्ली इन द कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो केस है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसी के जस्ट नीचे NCERT की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर ये कहा गया है कि जो कैपेसिटर है उसकी जो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा गया है वो क्या D/4 प्लेट्स D/4 स्पेस तक भरा गया है। लेंथ कितनी है उसकी D/4 है, टोटल D है तो D/4 मतलब 1/4 पार्ट में उस डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया गया है। तो यहां पर T की वैल्यू कितनी रखनी है, D/4 रखनी है। फॉर पर्टिकुलर केस T इज इक्वल्स टू D/4। तो इस केस के लिए यदि D/4 रखेंगे तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की वैल्यू D/4 प्लस D/4K। ओके, D को आप कॉमन ले सकते हैं तो C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और अंदर क्या बचेगा बेटा देखना 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4K। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 3/4 है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D दैट इज C नॉट, और यहां बचेगा 3/4 प्लस 1/4K। 1/4 को भी आप बाहर ले सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, इसको लेंगे हम, दैट इज C नॉट अपॉन 3/4 है ना, 1/4 को आप बाहर लें, 4 को आप ऊपर ले जाएं तो 4C नॉट अपॉन यहां आ जाएगा 3 प्लस K अपॉन K, लाइक दिस, एम आई राइट, 3K प्लस K अपॉन K, लाइक दिस। ओके, मैं सॉल्व ही कर लेता हूं इसको, देखिए इसको सॉल्व कर लेता हूं। इसको मैं लिखूंगा बेटा C नॉट अपॉन दैट इज 1/4, अंदर बचेगा 3 प्लस 1/K। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 4C नॉट अपॉन K प्लस 3। ओके, और यहां K एलसीएम आया तो K को भी ऊपर लिख दूं, तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस केस। पर्टिकुलर केस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाए। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को हम मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूले को जब आप मेमोराइज कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जब भी इसको वैल्यू को पुट करेंगे T की, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं इनका, कि कैपेसिटर को कंबाइन किस तरीके से किया जाता है ना। देखिए ये लीजिए, नेक्स्ट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक की जगह मैं लिख देता हूं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में देखें, दो तरीके के कॉम्बिनेशन देखने हैं हमें, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल। ठीक है, दो तरीके के कॉम्बिनेशन देखने हैं हमें, सीरीज और पैरेलल। रेजिस्टेंस का हमने 10th क्लास में कर लिया था। हमने यदि कहा था कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंस यदि सीरीज में लगाए जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं तो हम कौन सी क्वांटिटी निकालेंगे, कैपेसिटेंस कितना है। ओके, सेम बेसिक चीज़ों को हम काम में लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं दो कैपेसिटर सीरीज में लगा देता हूँ और इनके लिए सॉल्व करके देखता हूँ। दो कैपेसिटर लगा दिए, तो जब भी हम सीरीज में लगाते हैं किसी भी डिवाइसेस को, जैसे हम रेजिस्टेंस को रेफरेंस मान लें,
तो मैं कह देता हूं इसका जो कैपेसिटेंस है इसको मैं C1 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं, ठीक है। इस पर पोटेंशियल V1 मान लेता हूं, इस पर पोटेंशियल V2 मान लेता हूं, और इस पर चार्ज Q1 मान लेता हूं, इस पर चार्ज Q2 मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? हमने ये कहा है कि जब भी हम ओम्स लॉ में हमने कहा था, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि भाई जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो वहां पर वन क्वांटिटी और वन फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द करंट, एंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड current. As we know that the rate of charge flow is called current. That's why if the current is constant, तो सीरीज में जब भी किसी डिवाइस को लाएंगे तो that Q1 and Q2 must be equal. That's why I can write Q1 और Q2 इक्वल होंगे तो दोनों पर चार्ज क्या रहेगा? Q ही रहेगा, ठीक है। किस तरीके से होता है उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। हम जब इस तरीके से V1 पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, C1 C2 वैसे ही अलग अलग है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कैपेसिटर का, दैट इज Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। हमें पता है कि जब V1 और V2 डिफरेंट है तो टोटल पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। दैट्स वाई V1 की वैल्यू मैं यदि रखूं तो हमारे पास आता है Q इज इक्वल्स टू होता है बेटा Q इज इक्वल्स टू CV, तो C1 V1, तो V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 और V2 विल बी सिमिलरली Q अपॉन C2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो V की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन C इक्वलेंट दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। Q हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसको जब जनरलाइज करेंगे, मान लीजिए n कैपेसिटर जुड़े हुए हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? तो 1 अपॉन C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस अप टू 1 अपॉन Cn। इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये बहुत सिंपल है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं बेटा, देखिए कंसेप्ट ये याद रखिए, जब भी हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्यू क्या रहेगा? सेम, क्योंकि करंट सेम रहती है, तो चार्ज फ्लो की द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट, दैट्स व्हाई द क्यू विल बी कांस्टेंट इन दिस वे। और इसी तरीके से हम किसको कर लेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, सॉरी पीपीसी को यदि हम 2-3 पीपीसी ले लें और उनको हम पैरेलली अटैच कर दें तो किस तरीके से उसकी रिजल्टेंट आएगा वो देख लेते हैं। देखिए हम कहते हैं कि पैरेलल यदि अटैच करूं तो मैं 2 ही कर लेता हूं अटैच, इस तरीके से अटैच कर लिया, ये देखिए, ठीक है, दोनों पैरेलल हो गए। करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इसमें I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा, ठीक है, तो चार्ज चेंज हो जाएगा, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, और C1 C2 इन्होंने दे ही रखा है कि दोनों अलग अलग कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है। अब बात रही है हमारे पास करंट आ गया, ये पोटेंशियल पैरेलल में हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। दैट्स व्हाई आई कैन राइट द पोटेंशियल इज V, द पोटेंशियल इज V। पहले कैपेसिटर के लिए लिखूं तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? C इंटू V, तो हमारे पास आ जाएगा C1 V1, ओके, और हमारे पास ये आ जाएगा C1 V दैट इज Q1, ओके, और दूसरे कैपेसिटर के लिए Q2 विल बी इक्वल टू C2 इंटू V। इसी तरीके से हमें पता है कि जब भी मैं बात करूंगा चार्ज की, द टोटल चार्ज विल बी, देखिए यहां पर I जो लिखा था हमने I1 प्लस I2 के रूप में लिखा था, तो चार्ज टोटल क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। दैट्स वाई Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो यही लिख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल Q होता है C इंटू V, और Q1 हमारे पास है C1 इंटू V, प्लस इसको इक्वलेंट में चेंज कर देता हूं दैट इज C2 इंटू V। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा रिजल्टेंट C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? C1 प्लस C2। V कैंसिल हो जाएगा। जनरलाइज फॉर्म मैं लिख देता हूं N कैपेसिटर्स के लिए, N कैपेसिटर्स के लिए क्या होगा बेटा?
सिंपली हो जाएगा C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। सिंपल केसेस है जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आया आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है। कंसेप्ट को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जब भी सीरीज में आप जोड़ते हैं तो वन थिंग इज कॉमन एंड दैट इज करंट, एंड सेकेंड थिंग इज डिफरेंट दैट इज वन थिंग इज कॉमन दैट इज करंट, और क्यू कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल विल बी डिफरेंट यदि C1 और C2 डिफरेंट है तो। ठीक है। सेकेंड थिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा रहेगा कि करंट तो अलग अलग रहेगी, इसलिए Q1 Q2 चार्ज क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, लेकिन पोटेंशियल पैरेलल में हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और उस केस के लिए हम पोटेंशियल लगा देंगे V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। याद रखने के लिए आप ये ध्यान रखें, जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, जबकि यहाँ पर जब सीरीज में जुड़े हुए हों तो आता है 1/C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से चेंज होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। इस पर जुड़े हुए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे कल की क्लास में, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। कल इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जब तक पढ़ते रहिए। स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू।